कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। मतलब जहां परमाणुओं को सचमुच चीर कर रख दिया जाता है। और वो जगह इतनी विशाल है कि उसके भीतर हमारी 13 लाख पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं। बिल्कुल। हम हर दिन आसमान में उस चमकते हुए गोले को देखते हैं, लेकिन उसके ठीक भीतर जो चल रहा है ना, लाइक सब्सक्राइब। वो किसी बहुत ही हाई बजट और हिंसक साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सूर्य की संरचना, उसकी गतिशीलता और उन खगोलीय घटनाओं को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे हमारी पृथ्वी पर असर डालती हैं। और देखें, ये चर्चा सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्यों पर आश्चर्य करने के लिए नहीं है। जो छात्र यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों या एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये विषय सीधे तौर पर अंकों का खजाना है। हाँ, परीक्षाओं में सौरमंडल से जुड़े सवाल तो हमेशा ही आते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा लक्ष्य यही है कि हम इन जटिल धारणाओं को रटने के बजाय उनके पीछे के विज्ञान को समझें, और साथ ही हम उन ट्रिक्स और सवालों के पैटर्न पर भी बात करेंगे, ताकि एक बार समझने के बाद ये तथ्य दिमाग से कभी न निकले। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय सफर की शुरुआत सूरज के विशाल आकार से ही करते हैं। जब हम नासा के आंकड़ों को देखते हैं तो सच में दिमाग सुन्न पड़ जाता है। हाँ, वो आंकड़े ही कुछ ऐसे हैं। मतलब नासा के अनुसार सूर्य का व्यास हमारी पृथ्वी से लगभग 109.2 गुना बड़ा है। और अगर आयतन की बात करें तो कल्पना कीजिए कि एक सूरज एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय गुब्बारा है। एक बहुत ही विशाल गुब्बारा। हाँ, और इस एक गुब्बारे के अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां फिट की जा सकती हैं। मतलब 1.3 मिलियन। ये तो हमारी सोच से भी परे हैं। और पता है, ये विशालता केवल एक आश्चर्यजनक तथ्य नहीं है, ये असल में सूर्य की पूरी कार्यप्रणाली का इंजन है। इतने बड़े आकार के कारण ही इसका गुरुत्वाकर्षण इतना भयानक रूप से शक्तिशाली होता है। अच्छा, जो इस पूरे सिस्टम को बांध कर रखता है। बिल्कुल। अब अगर हम इसके तापमान को देखें तो जो सतह हमें दिखाई देती है उसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। 5500 डिग्री सुनने में तो बहुत गर्म लगता है। हाँ, लेकिन सूरज के पैमाने पर ये कुछ भी नहीं है। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम सतह से सूर्य के केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, मतलब उसके कोर की तरफ। कोर में जाते जाते ये तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 1.5 करोड़ डिग्री। और यहीं पर मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। हमारी पृथ्वी पर हम जो भी देखते हैं वो मुख्य रूप से ठोस, द्रव या गैस होता है। हाँ, पदार्थ की 3 सामान्य अवस्थाएं। लेकिन 1.5 करोड़ डिग्री के तापमान में तो कोई भी चीज अपनी सामान्य अवस्था में टिक ही नहीं सकते। तो आखिर सूरज के इतने गहरे केंद्र में ये सब किस रूप में मौजूद है? ये बहुत ही सटीक सवाल है, और बता दूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स में से एक है। इतने भयानक तापमान पर परमाणु साबुत रह ही नहीं पाते। मतलब वो पिघल जाते हैं? पिघलने से भी आगे की बात है। उस भयंकर गर्मी में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन टूटकर अलग हो जाते हैं और पीछे सिर्फ धनात्मक चार्ज वाले नाभिक रह जाते हैं। ओहो। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनों और नाभिकों के इस उबलते हुए सूप को हम पदार्थ की एक नई अवस्था कहते हैं, प्लाज्मा। यह द्रव्य की चौथी अवस्था है। इसलिए सूर्य के कोर में कुछ भी ठोस या द्रव नहीं है, बल्कि सब कुछ गैस और प्लाज्मा के रूप में है। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षाओं में यहीं पर छात्रों को फंसाया जाता है। अगर हम पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र देखें ना, तो एक पैटर्न समझ आता है। बिल्कुल। परीक्षक सीधे पूछते हैं कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ किस अवस्था में होते हैं। हाँ, और विकल्पों में केवल द्रव, केवल गैस या ठोस और गैस दे देते हैं। आम इंसान तो यही सोचेगा कि सूरज गैस का गोला है, तो उत्तर केवल गैस होगा। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अत्यधिक तापमान के कारण सामान्य गैस प्लाज्मा में बदल चुकी होती है, इसलिए सही उत्तर हमेशा गैस एवं प्लाज्मा ही होगा। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसके अलावा एक और मजेदार हिस्सा है। सूर्य का वो हिस्सा जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, यानी उसकी सतह, उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। हाँ, फोटोस्फीयर। तो इसे याद रखने के लिए हमारे पास एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। सूरज का पी प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, जो हमें पी से प्रत्यक्ष दिखता है। अरे वाह, पी से फोटोस्फीयर और पी से प्रत्यक्ष, है ना? अब कोई इसे कैसे ही भूलेगा। ये वाकई बहुत प्रभावी ट्रिक है। अब
अगर हम इस विशालकाय आकार 1.5 करोड़ डिग्री के तापमान और प्लाज्मा को एक साथ रखकर देखें तो एक स्वाभाविक सा वैज्ञानिक सवाल खड़ा होता है कि इस असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? बिल्कुल, सूरज कोई लकड़ी या कोयले का टुकड़ा तो है नहीं। आखिर इसके पास ऐसा क्या ईंधन है जो इसे अरबों सालों से बिना थके जलाए रख रहा है? हाँ, क्योंकि अगर ये सामान्य आग होती तो अब तक इसे बुझ जाना चाहिए था। तो फिर ये ऊर्जा आ कहाँ से रही है? इस ऊर्जा के पीछे जो प्रक्रिया है ना, उसे नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हाँ, इसे बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि छात्र अक्सर विखंडन और संलयन में बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, विखंडन मतलब फिजन और संलयन मतलब फ्यूजन। सही कहा। विखंडन का मतलब होता है एक भारी नाभिक का टूटकर 2 छोटे हिस्सों में बंट जाना, जैसे हमारे परमाणु बम में होता है। लेकिन सूर्य में इसके ठीक विपरीत प्रक्रिया चलती है। अच्छा, विपरीत कैसे? सूर्य के कोर में जो 1.5 करोड़ डिग्री का तापमान और भयंकर दबाव है ना, वो एक विशाल प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। इस दबाव में हाइड्रोजन के छोटे परमाणु आपस में बहुत तेजी से टकराते हैं और वे एक दूसरे में पिघलकर या संलयित होकर हीलियम बनाते हैं। तो इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आमतौर पर 2 समान चार्ज वाले कण तो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन सूर्य के कोर का दबाव इतना ज्यादा है कि वे दूर भागने के बजाय आपस में टकराकर जुड़ जाते हैं। और जब 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं तो मैंने पढ़ा है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा सा द्रव्यमान गायब हो जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और वो गायब हुआ द्रव्यमान कहाँ जाता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² के अनुसार वो छोटा सा द्रव्यमान शुद्ध और भयानक ऊर्जा में बदल जाता है। अरे बाप रे! तो तकनीकी रूप से सूर्य के भीतर हर सेकंड अनगिनत परमाणु विस्फोट जैसी प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल, और उसका अपना गुरुत्वाकर्षण उस विस्फोट को बाहर भागने से रोके हुए है। क्या गजब का संतुलन है। इस पूरी प्रक्रिया को याद रखने के लिए हम एक बहुत ही शानदार ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। संलयन बराबर साथ आना। अच्छा, छोटे नाभिकों का साथ आना। हाँ, स से संलयन और स से सूर्य की शक्ति। स से संलयन, स से सूर्य की शक्ति। ये ट्रिक तो परीक्षा में बहुत समय बचाएगी। बिल्कुल। जब भी सवाल आए कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है और विकल्पों में आयनन, ऑक्सीकरण, विखंडन और संलयन दिया हो, तो दिमाग को तुरंत स वाले शब्द पर जाना चाहिए। सूरज मतलब संलयन, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। बहुत बढ़िया। अब यहां से इस चर्चा की दिशा को थोड़ा बदलते हैं। हमने इतनी विशाल ऊर्जा और चमक की बात की। यह सच में हैरान करने वाला है कि इतने शक्तिशाली ऊर्जा के स्रोत को अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक छोटा सा चांद पूरी तरह से ढक सकता है। हाँ, मेरा मतलब खगोलीय छाया के उस अद्भुत खेल से ही है जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। खगोल विज्ञान में ग्रहण से ज्यादा नाटकीय दृश्य शायद ही कोई और हो। इसकी ज्यामिति बहुत स्पष्ट है। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते हुए ठीक सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, इसे SME अलाइनमेंट कहते हैं। हाँ, SME। इसे याद रखने की ट्रिक भी है। SME यानी सन, मून, अर्थ। जब M यानी मून बीच में फंस जाए तो सूर्य ग्रहण लग जाए। बहुत बढ़िया ट्रिक है। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक उलझन है। चंद्रमा तो हर महीने पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हर महीने चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता होगा। तो फिर तर्क के हिसाब से हर महीने की अमावस्या को पूरी पृथ्वी पर पूर्ण सूर्य ग्रहण क्यों नहीं दिखता? ये बहुत ही विश्लेषणात्मक सवाल है। देखिए, अगर अंतरिक्ष एक सपाट टेबल की तरह होता तो हर महीने ग्रहण लगता, लेकिन अंतरिक्ष 3D है। अच्छा। चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के मुकाबले पूरी तरह से चपटी नहीं है। ये लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है। इस छोटे से झुकाव के कारण ज्यादातर अमावस के दिनों में चंद्रमा की परछाई पृथ्वी के ऊपर या नीचे से निकल जाती है। ओहो, मतलब वो एकदम सीध में नहीं आते हैं। बिल्कुल। ग्रहण केवल तभी होता है जब वे तीनों एकदम सटीक एक ही समतल रेखा में आए। और जब वे एक सटीक रेखा में आ भी जाते हैं तब भी पूरी पृथ्वी पर एक साथ अंधेरा नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे परछाई का विज्ञान है। सूर्य बहुत विशाल है और चंद्रमा उसके मुकाबले काफी छोटा। जब चंद्रमा रोशनी रोकता है तो उसकी छाया पृथ्वी के एक बहुत ही छोटे से हिस्से पर पड़ती है। मैंने अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा
के बारे में सुना है। हाँ, जो सबसे गहरी और काली छाया होती है उसे अम्बरा कहते हैं। जहां ये अम्बरा पृथ्वी से टकराता है, सिर्फ उसी पतली सी पट्टी में खड़े लोगों को पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखता है। और बाकी लोगों को? जो हल्की छाया वाला बड़ा क्षेत्र होता है, जिसे पेनुम्ब्रा कहते हैं, वहां लोगों को केवल आंशिक सूर्य ग्रहण दिखता है। और एक हैरान करने वाली बात बताऊं? हाँ, बताइए। पूरी तरह से अंधेरा छा जाने वाला कोई भी पूर्ण सूर्य ग्रहण किसी एक जगह पर 7.5 मिनट से अधिक समय तक नहीं टिक सकता। सिर्फ 7.5 मिनट? बाप रे! और इसी छोटे से समय में एक बहुत ही जादुई दृश्य देखने को मिलता है जिसे हीरक वलय या डायमंड रिंग कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सोचिए, अगर चांद ने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया है तो किनारे पर अचानक रोशनी की एक अंगूठी कैसे बन सकती है? उसे तो पूरी तरह काला होना चाहिए ना। देखिए, इसके पीछे चंद्रमा की अपनी भौगोलिक संरचना है। चंद्रमा एकदम चिकनी गेंद तो है नहीं। उसकी सतह पर विशाल पहाड़, घाटियां और गहरे गड्ढे हैं। अच्छा, तो वो उबड़ खाबड़ है। हाँ, तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण अपने चरम पर होता है तो सूर्य का बाहरी वायुमंडल, जिसे हम कोरोना कहते हैं, एक सफेद प्रभामंडल की तरह चमकने लगता है। और ठीक उसी समय चंद्रमा के किनारे पर मौजूद किसी गहरी घाटी के बीच से सूर्य की रोशनी की आखिरी तेज किरण छनकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। काले आसमान में वो एक किरण और कोरोना की सफेद रेखा मिलकर बिल्कुल एक हीरे की अंगूठी जैसी दिखती है। क्या बात है! ये विजुअलाइज करने में ही कितना अद्भुत लग रहा है, पहाड़ों के बीच से छनकर आती आखिरी किरण। और इसीलिए परीक्षाओं में ये बार बार पूछा जाता है कि हीरक वलय का दृश्य कहाँ देखा जा सकता है। तो ये सूर्य के बीच में तो दिख नहीं सकता, ये हमेशा चंद्रमा के किनारे पर, यानी पूर्णतया पथचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर ही देखा जाएगा। एकदम सही। और एक और साधारण सा लेकिन ट्रिकी सवाल अक्सर आता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका उत्तर है केवल प्रतिपदा या अमावस्या को। हाँ, न्यू मून डे पर, क्योंकि पूर्णिमा को तो चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी बीच में आती है। बिल्कुल सटीक। अब तक हमने ग्रहण के दौरान रुकने वाली रोशनी की बात की, लेकिन सूर्य से हमारी तरफ सिर्फ रोशनी ही नहीं आती। हाँ, अंतरिक्ष का अपना एक बेहद हिंसक मौसम भी तो होता है। सही कहा। तो चलिए सूर्य की सतह की उन गतिविधियों की बात करते हैं जो सीधे हमारी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती हैं, सौर ज्वालाएं और सौर कलंक। हाँ, मैंने सनस्पॉट्स के बारे में पढ़ा है। प्रकाश मंडल पर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बाकी सतह की तुलना में थोड़े ठंडे होते हैं और दूर से काले धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। बिल्कुल, इन्हें ही सौर कलंक कहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो जगह सूर्य पर सबसे ठंडी है, वहीं से सबसे हिंसक सौर ज्वालाएं निकलती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ठंडी जगह से विस्फोट? ये विरोधाभास ही तो विज्ञान को दिलचस्प बनाता है। पहली बात तो ये समझना होगा कि ये ठंडे धब्बे असल में ठंडे नहीं होते। इनका तापमान भी लगभग 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। ओहो, 3000 डिग्री? हाँ, लेकिन इनके आसपास का जो प्रकाश मंडल है उसका तापमान 5500 डिग्री है। उस भयंकर चमक के सामने ये हिस्सा कॉन्ट्रास्ट के कारण हमें काला दिखाई देता है। अच्छा, तो वो रिलेटिवली ठंडे हैं। और विस्फोट का क्या? ये धब्बे ठंडे इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र बहुत तेजी से उलझ जाता है। ये उलझी हुई रेखाएं एक ढक्कन या प्लग की तरह काम करती हैं जो अंदर की गर्मी को बाहर नहीं आने देती। अच्छा, तो वो अंदर ही अंदर उबलता रहता है, जैसे किसी प्रेशर कुकर की सीटी को बलपूर्वक बंद कर दिया हो। बिल्कुल, वो प्लग अंदर की ऊर्जा को रोक कर रखता है। लेकिन जब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र अचानक एक रबर बैंड की तरह टूट जाता है और धमाका होता है। हाँ, भयंकर विस्फोट के साथ अंतरिक्ष में अरबों टन ऊर्जा और प्लाज्मा फेंक दिया जाता है। इसे ही सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर कहते हैं। और जब ये आवेशित कण करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करके पृथ्वी के पास पहुंचते हैं, तब क्या होता है? क्या वे हमें जला देते हैं? यहीं पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारा रक्षक बनता है। हमारी मैग्नेटिक फील्ड इन खतरनाक कणों को सीधे सतह पर आने से रोककर ध्रुवों की तरफ मोड़ देती है, पोल्स की तरफ। हाँ, और जब ये ऊर्जावान कण ध्रुवों के पास हमारे वायुमंडल की गैसों जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराते हैं तो वे गैसें चमकने लगती हैं, ठीक नियॉन लाइट की तरह।
जिससे रात के आसमान में रंगीन रोशनी का एक जादुई शो दिखता है। और इसे ही अरोरा कहते हैं, और क्योंकि ये ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं इसलिए ये केवल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ही दिखाई देते हैं। बिल्कुल। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। और छात्र अक्सर इन नामों में उलझ जाते हैं कि कौन सा उत्तर में है। इसे याद रखने की मेरी पसंदीदा ट्रिक है, दुनिया के नक्शे में ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दक्षिण में, इसलिए ऑस्ट्रेलिस हमेशा दक्षिणी ध्रुव पर होगा। ये कंफ्यूजन दूर करने का सबसे तार्किक तरीका है। इसी तरह वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन से एक और घटना होती है जिसे प्रभामंडल या हेलो कहते हैं। वो जो चांद या सूरज के चारों ओर विशाल दूधिया छल्ला दिखता है। हाँ, ये तब होता है जब आसमान में बहुत ऊंचाई पर मौजूद पक्षाम या सिरस बादलों में बर्फ के क्रिस्टल होते हैं। जब रोशनी इन क्रिस्टलों से गुजरती है तो वो 22 डिग्री के कोण पर मुड़ जाती है, जिससे ये छल्ला बनता है। एक तरफ अंतरिक्ष के चुंबकीय तूफान जो आसमान को रंग देते हैं, और दूसरी तरफ बादलों के बर्फ के कण जो सूरज के चारों ओर छल्ला बना देते हैं। क्या गजब का विज्ञान है ना? अब क्योंकि हम इन सौर ज्वालाओं के करोड़ों किलोमीटर के सफर की बात कर रहे हैं, तो इस विश्लेषण के आखिरी और अहम हिस्से की ओर बढ़ते हैं, ब्रह्मांडीय दूरियां और हमारी पृथ्वी की कक्षा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बारीकी से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये आम धारणा तोड़नी होगी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एकदम गोल घेरे में घूमती है। हाँ, कक्षा तो अंडाकार यानी इलिप्टिकल होती है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि पूरे साल पृथ्वी की सूर्य से दूरी एक समान नहीं रहती। एक समय वो सबसे करीब होती है और एक समय सबसे दूर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उसे उपसौर या पेरीहेलियन कहते हैं, जो आमतौर पर 4 जनवरी के आसपास होता है। और जब सबसे दूर होती है तो उसे अपसौर या एपेलियन कहते हैं, जो 4 जुलाई को होता है। सही कहा। और इसे याद रखने के लिए हम शब्दों के अर्थ का सहारा ले सकते हैं। हाँ, पास बराबर उपसौर और दूर बराबर अपसौर। अप का मतलब होता है ऊपर या दूर जाना, जैसे हम अपवाद या अपयश कहते हैं। रटने से बेहतर है शब्दों की जड़ों को पकड़ना। और इसी से जुड़ी एक और चीज है दूरियों को मापना। अंतरिक्ष में किलोमीटर या मील तो बहुत छोटे पड़ जाते हैं। हाँ, तो खगोल विज्ञानी बड़ी इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर, उसे एक मानक मान लिया गया है, जिसे खगोलीय इकाइयां एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU कहते हैं। और जब हम सौरमंडल से बाहर जाते हैं, तारों और आकाशगंगाओं की दूरी नापने के लिए, तब पार्सेक का इस्तेमाल होता है। ये सबसे बड़ी इकाइयों में से एक है। एक पार्सेक मतलब लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ता है, उसे भी इस एक पार्सेक की दूरी को तय करने में 3.25 साल लग जाएंगे। ये संख्या इतनी बड़ी है कि दिमाग चकरा जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए इन तथ्यों को कहानियों और ट्रिक्स के साथ जोड़ना जरूरी है। आज की चर्चा में हमने SME अलाइनमेंट से लेकर संलयन तक कई चीजें डिकोड की हैं। जब हम इन कॉन्सेप्ट्स के क्यों और कैसे को समझ लेते हैं, तो परीक्षा में सवाल कितना भी घुमाकर पूछा जाए, उत्तर देना आसान हो जाता है। एकदम सही। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने सचमुच एक लंबा सफर तय किया है। सूर्य की विशालता से लेकर प्लाज्मा तक, नाभिकीय संलयन की ताकत और चंद्रमा के ग्रहण का खेल, और सौर कलंकों के चुंबकीय प्लग से लेकर ऑरोरा के जादू और खगोलीय दूरियों तक।